हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमारे टॉपिक चल रहा था कार्यशील पूंजी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्यशील पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी का अर्थ, कार्यशील पूंजी की अवधारणाओं के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्यशील पूंजी की चिट्ठा अवधारणा या परंपरागत अवधारणा तथा कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा। इन दोनों अवधारणाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। कार्यशील पूंजी का पर्याप्त मात्रा में यदि कार्यशील पूंजी अवेलेबल है तो उसका संस्था के लिए क्या महत्व है, विभिन्न आधारों पर विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले घटक। एक संस्था में कार्यशील पूंजी की मात्रा को कौन से घटक प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं, और अनावश्यक कार्यशील पूंजी का क्या प्रभाव होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्धारित करने वाले घटक, अर्थात यदि एक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी होना आवश्यक है। लेकिन यदि कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ये बात होती है कि कार्यशील पूंजी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा कितनी हो, इसका निर्धारण किस प्रकार से करें। यहाँ हमारा मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है कि ये मात्रा किस प्रकार से निर्धारित करें हम, क्योंकि अलग अलग व्यवसायों में इस मात्रा का निर्धारण भी अलग अलग प्रकार से होता है। अर्थात अलग अलग किस्म के व्यवसाय, अलग अलग प्रकृति के व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की मात्रा भी अलग अलग होती है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अलग अलग मात्रा में होती है। तो ये किस आधार पर इनको कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, कौन से तत्व इनको प्रभावित करते हैं, यहाँ हम देखते हैं आज। देखिए, सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए, व्यवसाय की प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कार्यशील पूंजी की मात्रा पर। किस प्रकार से, अब देखिए व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। एक व्यवसाय ऐसा है जो नियमित प्रकृति का है, जिसमें सामान डेली बिकते हैं। ऐसा प्रोडक्शन होता है कि उस उत्पादन का विक्रय नियमित रूप से होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं, जो हम डेली यूज़ के प्रोडक्ट लेते हैं, जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं जो डेली यूज़ में हमारे काम में आती है, ये कैसे व्यवसाय हैं, लगातार इनमें प्रोडक्शन होता रहता है और वो प्रोडक्शन लगातार बिकता रहता है, उनका लगातार विक्रय होता रहता है। तो इस प्रकार से इसका इफेक्ट क्या होगा, जब इस प्रकार से प्रोडक्शन लगातार बिकेगा तो जो हमारा माल है, संस्था का जो माल है वो नगद में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात उसे नगद की आवश्यकता कम रहे, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि उसका माल तुरंत बिक जाता है, उसे अपने पास स्टोर करके नहीं रखना। तो इस प्रकार से जो जनोपयोगी संस्थाएं हैं, डेली यूज़ के जो सामान बेचने वाली संस्थाएं हैं, यदि व्यवसाय इस प्रकृति का है कि उसका प्रोडक्शन डेली बिकता है, सेल हो जाता है बनते ही, तो उसे कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होगी। दूसरा, जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए मैं चलूँ बेकरी उद्योग पे, तो बेकरी उद्योग में क्या है, ब्रेड बिकी, अब उसमें भी वो तुरंत सेल हो जाएगी। उसमें उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी कौन कौन सी कलर की ब्रेड है, कौन कौन से टाइप की ब्रेड है, तो वो ब्रेड के एक निश्चित पैकेट रखकर भी सेल कर सकता है। तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी बहुत अधिक मात्रा में उसके पास नहीं है, तो उसे आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा व्यवसाय की प्रकृति हो सकती है जिसमें लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसी संस्था जो जिसको हम बोल सकते हैं विलासिता की वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है। ऐसी सिचुएशन में उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। मान लीजिए आप AC लेने जा रहे हैं, फ्रिज लेने जा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि अलग अलग कलर उसमें आप देखेंगे, उसकी क्वालिटी वाइज अलग देखेंगे। तो इस प्रकार से एक संस्था को, एक ही मान लीजिए कंपनी है, उसे अलग अलग प्रकार के फ्रिज, जिसकी आप मान लीजिए क्षमता भी अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है, तो इस प्रकार से उसे अधिक मात्रा में रखने पड़ेंगे। इस सिचुएशन में उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। तो इस प्रकार से व्यवसाय की प्रकृति कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करेगी।
नेक्स्ट आते हैं हम व्यवसाय का आकार। देखिए व्यवसाय का साइज क्या है, आकार क्या है, यानी कि यदि व्यवसाय बहुत वृहद आकार का है, बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में बेचकर उसे संस्था नगद मुद्रा प्राप्त कर लेगी, तो कार्यशील पूंजी वहाँ से उसे अवेलेबल हो जाएगी, तो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत यदि प्रोडक्शन छोटे पैमाने पर होता है तो उस सिचुएशन में उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। तो इस प्रकार से व्यवसाय का आकार भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन। देखिए तकनीकी परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का टेक्निकल चेंज भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। मान लीजिए कोई संस्था ऐसी है जिसमें सारा काम मशीनों से हो रहा है, ठीक है, अब ऐसी संस्था में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। कारण क्या है, मशीन एक बार स्थापित कर दी है संस्था ने, अब उस मशीन से डायरेक्ट काम होता जा रहा है। और इसके विपरीत आप ध्यान दीजिए, यदि ऐसी संस्था है जिसमें लेबर ओरिएंटेड काम होता है, यानी कि श्रमिक आधारित उत्पादन कार्य किया जाता है, तो इसका इफेक्ट होगा, उसे कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। कारण क्या है, श्रमिक जब काम करेगा तो उसे वेजेज यानी कि मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा, और उस मजदूरी के लिए संस्था को पैसा चाहिए। तो वहाँ मशीन को तो उसे पैसा भुगतान नहीं करना पड़ा, लेकिन श्रमिक को भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि लेबर ओरिएंटेड तकनीक यानी कि श्रम प्रधान तकनीक काम में ली है संस्था ने, तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। इसके विपरीत यदि पूंजीकृत या मशीनों पर अधिक आधारित है संस्था का प्रोडक्शन कार्य, तो ऐसी संस्था में कार्यशील पूंजी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इस प्रकार से ये तकनीकी परिवर्तन प्रभावित करेगा कार्यशील पूंजी की मात्रा को। नेक्स्ट देखते हैं परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ऑपरेटिंग साइकिल्स। ऑपरेटिंग साइकिल एक संस्था का कितना है, यदि परिचालन चक्र की अवधि बहुत ज़्यादा है तो ऐसी संस्थाओं में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी, और यदि परिचालन चक्र छोटा है तो ऐसी संस्थाओं में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी। एग्जाम्पल से देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए बेकरी उद्योग है, तो ऐसी सिचुएशन में उसने जैसे ही सामान बनाया उसका बिक जाएगा, 1-2 दिन में उसे सेल करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जो भी पूंजी थी वो 1-2 दिन में उसे वापस प्राप्त हो जाएगी। जबकि आप देखिए, यदि कार उद्योग है जो कार का निर्माण कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक कार बनाने में उसे बहुत सारी पूंजी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो कार उसने बनाई और तुरंत सेल हो जाएगी मार्केट में। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, उसकी कार्यशील पूंजी अटक गई, क्योंकि उसका एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा कार को बनने में। अगर तुलनात्मक रूप से हम देखें तो बेकरी के प्रोडक्ट तुरंत तैयार हो जाते हैं, जबकि कार को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जिस उद्योग का परिचालन चक्र बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, अधिक आवश्यक मात्रा में वहाँ कार्यशील पूंजी चाहिए होती है। जबकि छोटे परिचालन चक्र वाले उद्योगों में कार्यशील पूंजी की कम मात्रा से भी काम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्व, अर्थात कच्चे माल कैसी प्रकृति का है। मीन्स क्या हुआ, यदि कच्चे माल का मूल्य अधिक है कहीं पर, तो ऐसी सिचुएशन में कार्यशील पूंजी भी अधिक चाहिए होगी। और यदि कच्चा माल सस्ता है, कच्चे माल की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्यशील पूंजी की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं चाहिए, कम कार्यशील पूंजी से ही काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से कच्चे माल का प्रकार भी उसे प्रभावित करेगा। कच्चे माल की कीमत क्या है, जितना महंगा कच्चा माल है उतनी ही ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। मान लीजिए एक गोल्ड और सिल्वर का व्यवसायी है और उसे किसी भी प्रकार का ऑर्डर मिलता है, मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे पैसा मिलेगा जब वो डिलीवरी देगा, लेकिन बनाना उसे पहले पड़ेगा। तो मान लीजिए यदि गोल्ड के भाव 50,000 है तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई 50,000, क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उसके लिए बढ़ गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये कच्चे माल की लागत। नेक्स्ट देखते हैं व्यवसाय की मौसमी प्रकृति, यानी कि बहुत से व्यवसाय एक मौसम विशेष में ही कार्यशील होते हैं।
या उनका कच्चा माल जो भी है वो एक मौसम विशेष में ही अवेलेबल होता है। जैसे कि हम बात करें शक्कर उद्योग, तो शक्कर उद्योग के लिए क्या चाहिए, शुगर कैन, गन्ना, और गन्ना कब मिलता है, जब उसकी फसल आती है गन्ने की। ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यवसाय को एक मौसम विशेष में कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और वर्ष के शेष समय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं उसकी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये एक डिपेंड करता है कि व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। यदि मौसम विशेष में उसका कच्चा माल मिलता है तो उस मौसम विशेष में ही उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं संस्था की साख नीति। देखिए क्रेडिट पॉलिसी संस्था की कैसी है। एक संस्था की साख नीति मान लीजिए दृढ़ है, अर्थात संस्था साख देती है और उसे तुरंत प्राप्त कर लेती है, उसे अपना पैसा जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो संस्था कम कार्यशील पूंजी से भी कार्य कर सकती है, सुचारू रूप से अपना कार्य संचालित कर सकती है। लेकिन अगर संस्था की साख नीति बहुत उदार है, यानी कि संस्था मान लीजिए बहुत लंबे समय के लिए उधार पैसा देती है, उधार माल देती है, उधार दे दिया इसका मतलब अब उसे बहुत लंबे समय तक ऐसा पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये साख नीति पर डिपेंड करेगा। एक तरफ ये भी हो सकता है कि संस्था जो कच्चा माल खरीद रही है तो हो सकता है कि वो नगद खरीदे और जब अपना माल विक्रय करती है वो नगद पे कर देती है, उधार पे कर देती है। अर्थात संस्था ने जब कच्चा माल क्रय किया तो उस समय तो उसने नगद पेमेंट कर दिया, तो वहाँ उसे पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, नगद पैसे की। और यदि उसने जब माल बेचा वो उधार पे बेचा है, यानी कि जो पैसा है वो उसे कुछ समय पश्चात प्राप्त होगा। ऐसी सिचुएशन में उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसके विपरीत मान लीजिए यदि संस्था क्या करती है कि जो माल खरीदती है कच्चा माल वो उधार पे खरीद रही है और जो विक्रय कर रही है अपना उस माल का वो नगद में करती है, अर्थात उसे पेमेंट भी लेट करना है और अपने सामान का पेमेंट उसे तुरंत मिल गया। ऐसी संस्थाएं क्या कर सकती है, ऐसी संस्थाओं में कार्यशील पूंजी कम हो तब भी वो अपना काम आसानी से संचालित कर सकती है। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है संस्था की साख नीति कैसी है, क्रेडिट पॉलिसी उसकी कैसी है, उसी के आधार पर संस्था की कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्भर करेगी। नेक्स्ट है व्यवसाय के विस्तार की दर, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस कितनी तीव्र गति से विस्तारित होता है। यदि व्यवसाय के विस्तार की दर धीमी है, कम है, तो ऐसी सिचुएशन में कम कार्यशील पूंजी से भी काम हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यदि व्यवसाय का विस्तार बड़े पैमाने पे किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यदि स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती है तो उन स्थायी संपत्तियों के रखरखाव के लिए, उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन, पूर्ण उपयोग करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यदि व्यवसाय तीव्र गति से विस्तार करता है, व्यवसाय के विस्तार की दर अधिक है, तो ऐसी संस्थाओं में कार्यशील पूंजी की मात्रा भी अधिक चाहिए होगी। तो इस प्रकार से ये सारे तत्व हैं जो एक संस्था में कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अनावश्यक कार्यशील पूंजी का क्या प्रभाव होता है एक संस्था में। देखिए सबसे पहला पॉइंट, देखिए अनावश्यक यदि बहुत अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी है एक संस्था के लिए तो वो भी संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, उसके लिए हानिकारक है। किस प्रकार से देखते हैं, अनावश्यक स्कंध का संग्रह, यानी कि यदि संस्था के पास बहुत अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी है, पैसा नगद में उपलब्ध है, तो ऐसी सिचुएशन में उस संस्था में स्कंध का संग्रह अनावश्यक मात्रा में होने लगेगा, बहुत अधिक मात्रा में स्कंध उपलब्ध हो जाएगा, इकट्ठा कर लेंगे और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उस स्कंध का दुरुपयोग होगा, उसकी चोरी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये संस्था के लिए हानि की कंडीशन है, लॉस की कंडीशन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संस्था की हानि में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट देखिए दोषपूर्ण साख नीति, यदि संस्था के पास बहुत अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो उसकी साख नीति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसकी साख नीति सरल हो सकती है, ढीलापन आ सकता है, सुस्ती आ सकती है, यानी कि किसी भी प्रकार का उधार दिया है संस्था ने तो उसको वापस रिकवर करने में ढीलापन आ सकता है, कि आसान ले लेंगे कभी भी आ जाएगा पैसा। तो इस प्रकार से उसकी साख नीति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, साख नीति दोषपूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं
प्रबंधकीय अकुशलता। देखिए, प्रबंधकीय अकुशलता, जब कार्यशील पूंजी बहुत अधिक मात्रा में है संस्था में, इसका मतलब ये प्रबंधकीय अकुशलता का परिचायक मानी जाती है। क्यों? इसमें हम ये मानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि उस संस्था का प्रबंध कोषों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है और वो मितव्ययी नहीं है, फिजूल खर्च वाले हो गए हैं, वो उन्हें पूरे अच्छे से काम नहीं ले पा रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में कैश अवेलेबल है तो फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी, उनकी कुशलता में कमी आ जाएगी, तो अकुशलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, लाभदायकता पर प्रभाव। लाभदायकता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? जब बहुत अधिक मात्रा में पैसा अवेलेबल है, इसका मतलब यदि उस एक्सेस पैसे को कहीं और भी नियोजित किया जाता तो इसका इफेक्ट क्या होता? वहाँ से ब्याज प्राप्त होता। लेकिन चूंकि वो व्यवसाय में फालतू पड़ा है, इसका मतलब उस पैसे पर ब्याज देना पड़ रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? लागत बढ़ गई है संस्था की, और जब लागत बढ़ जाएगी तो लाभ कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संस्था की लाभदायकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो फंड हम कहीं और काम में ले सकते थे, उनके बदले में हमें ब्याज या लाभांश मिलता, वो हमें नहीं मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो एक्सेस पड़ा है, कहीं से हमने लिया है तो उसके बीच बदले में वही ब्याज हमें देना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अंशधारियों में असंतोष। अंशधारियों में असंतोष किस प्रकार से उत्पन्न होगा? जब इस प्रकार से जो एक्सेस मनी पड़ी है संस्था में, तो अंशधारियों में असंतोष जागृत होगा। उन्हें लगेगा कि हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा है, जो लाभ हमें लाभांश के रूप में मिलने थे वो वर्किंग कैपिटल के रूप में एक्सेस पड़े हैं। यदि वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में रहे, उसका मिसयूज नहीं हो, तो वह एक्सेस पैसा हमें लाभांश के रूप में प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से अंशधारियों में भी असंतोष की संभावनाएं जागृत हो जाती है, जो संस्था के लिए अच्छा साइन नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। और इसका इफेक्ट क्या होता है? जब अंशधारियों में असंतोष उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे संस्था के अंशों के बाजार मूल्य में कमी होने लगती है, और अंशों के बाजार मूल्य में कमी होना संस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, सट्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा, यानी कि जब कार्यशील पूंजी का बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक इकट्ठा होने लगता है, अर्थात कार्यशील पूंजी आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ऐसी सिचुएशन में प्रबंध में सट्टे की प्रवृत्ति पनप जाती है। वो सट्टे की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, और सट्टे की प्रवृत्ति से क्या होता है? उदार लाभांश नीति अपनाते हैं वो, यानी कि लाभांश बहुत अधिक मात्रा में डिक्लेयर करके अपने अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि करना चाहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट की पोजीशन सही नहीं हो और संस्था को पैसे की आवश्यकता हो, उस समय संस्था कठिनाई में आ जाएगी। यानी कि यदि किसी समय में संस्था इस प्रकार से सट्टे की क्रियाओं से लाभ अर्जित नहीं कर पाई है, उस सिचुएशन में संस्था मुसीबत में फंस जाएगी। उस समय उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उसको बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो अनावश्यक कार्यशील पूंजी है, एक्सेस कार्यशील पूंजी है, वो एक संस्था में सट्टे की प्रवृत्ति को भी बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से एक संस्था में कार्यशील पूंजी की मात्रा का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। आवश्यकता से यदि कम है तब भी संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संस्था बहुत सारी चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाती। जब उसे आवश्यक है उस समय वो उस स्थिति का लाभ नहीं उठा पाती। मान लीजिए लेनदार आ गए तो टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, उस सिचुएशन में उसकी गुडविल खराब हो जाएगी, और यदि आवश्यकता से बहुत ज़्यादा है तो उसे इन हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखे अनावश्यक कार्यशील पूंजी का प्रभाव। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं। थैंक यू वेरी मच।